मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है और जब जब हम लोग बीमार पड़ते थे तो हमारे पिताजी हम लोगों को डॉक्टर के पास ले जाते थे और कई बार हम लोग उनके डॉक्टर साहब के घर पे भी जाते थे। तो इट वाज लाइक कि हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति के पास आ रहे हैं। जहाँ अन्य राज्य और अन्य क्षेत्र बुलेट ट्रेन की रफ्तार से प्रोग्रेस कर रही थी, बिहार जो है वो बैलगाड़ी के रफ्तार पर प्रोग्रेस कर रहा है। आज भी हमारा मुद्दा जो है शहर में रोड और नाला है जो 25 वर्ष पुराना है। प्रोफेशन जो है वो मेडिकल टीचिंग का अभी तक रहा। हमको मेडिकल टीचिंग अभी भी बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों को मेडिकल साइंस पढ़ाने में बहुत मुझे आनंद आता है। लेकिन कालक्रम में जीवन अपने इच्छा से कभी कभी नहीं चलता, तो मैं प्रैक्टिस में उतरा और प्रैक्टिस में भी मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मान दिया, सम्मान दिया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं, परंतु मैंने बहुत तन मन और बहुत ही प्रेरणा, बहुत ही सद्विचारों से हमने अपनी प्रैक्टिस की। मैं इस धरती के तकलीफ़ों को नहीं समझूंगा तो कोई बम्बई या दिल्ली में बैठा हुआ इंसान तो कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो लाह की लहटी जो है हमारा एक यूएसपी है, हमारी एक पहचान है, जिसको एक उद्योग के रूप में, तो आप इस शहर को जब तक एक्सपैंड नहीं करेंगे तो आपको बेसिक छोटी छोटी चीज़ों की समस्या होंगी, जैसे कि रोड की समस्या होगी, नाली की समस्या होगी, आबो हवा की, आपके आसपास में घर में आबो हवा की तकलीफ होगी और इन्हीं से बीमारी भी तो पैदा होता है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम आपके सामने एक ख़ास मेहमान लेकर आए हैं जो हमारे शहर के मशहूर चिकित्सक हैं, डॉक्टर ए.के. दास। और अब अपनी चिकित्सा सेवा के साथ साथ राजनीति सक्रिय होकर के ये समाज को और अपने शहर को भी बदलने की प्रक्रिया में जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर ए.के. दास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट लुक बिहार के सभी दर्शक को मेरा सादर प्रणाम। और एक चिकित्सक के नज़रिए से तो हम आपको पूरा शहर आपको जानता है, जो आपकी गली है जहां आपका नर्सिंग होम, आपका क्लिनिक है, उसको हम जानते हैं डॉक्टर ए.के. दास गली के नाम से। और लेकिन हर किसी के मन में एक चीज़ है, और जो आपके साथ जो पेशेंट्स हैं आपके, वो आपके साथ एक पर्सनल कनेक्ट रखते हैं। राजनीति में आने का आपने डिसीज़न कब लिया? हम लोग का सपना, एक छोटे बच्चे का सपना होता ना, वो सपना तो डॉक्टर बनने का था। उसकी प्रेरणा कहाँ से आई वो मैं बताऊंगा। परंतु जब आप करते हैं, सेवा करते हैं, तो आप समाज से अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। व्यक्ति से पहले कनेक्ट होते हैं, उसकी तकलीफ़ों से कनेक्ट होते हैं और फिर समाज से कनेक्ट होते हैं। जो एक पढ़ता लिखता बच्चा अचानक से समाज की ओर जाता है, समाज में जुड़ता है, तो उसकी समस्याओं से भी आप जुड़ जाते हैं। और अगर कोई आदमी संवेदनशील होता है, अगर वो एम्पैथेटिक होता है, तो उसको लगता है कि बहुत सारी कमियां हैं जो समाज के व्यवस्था में है, तो कहीं ना कहीं अपने आप आपके तार जो है वो राजनीति से जुड़ जाते। तो ये कनेक्ट जो है वो सोशल कनेक्ट है, मतलब पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि एक सोशल कनेक्ट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कोई भी जिम्मेदार नागरिक को अगर मौका मिले तो उठाना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ कि इट इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द सर्विस विच आई हैव बीन डूइंग। जो हमने अभी तक की है सेवा समाज की, उसी का एक एक्सटेंशन मात्र है। आपने जो अभी ये जवाब दिया, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पता था कि ये जवाब होने वाला है। असल में मैं आपके इस जवाब से परे आपसे एक सवाल जानना चाहती थी कि ये तो आपने देखा जब आप लोगों की समस्याओं से जुड़े और आपको लगा कि ये सुधार होने चाहिए, और फिर जाहिर सी बात है आपने राजनीति में आने का चुना। लेकिन चिकित्सा सेवा में भी जब आप आए होंगे, उस वक्त आपकी ऐसी आइडेंटिटी नहीं होगी जो आज है। वो डिसीज़न आपने कैसे लिया, वो क्या परिस्थितियाँ थी, उसके बारे में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि वो साइड आपका अभी भी अनछुआ है हमारे शहर से। बहुत इमोशनल सा कनेक्ट है ये। हमारी शुरुआती शिक्षा जो है वो बेगूसराय में हुई थी, क्लास 1 से क्लास 8 तक। तो हमारे स्कूल में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में बच्चे जो हैं वो जो अच्छा करते थे उनको स्कूल में कई बार बुलाया जाता था, उसको सम्मानित किया जाता था, प्रिंसिपल हम लोगों को बताते थे। और उसी क्रम में एक बार ऐसा सेशन हुआ कि जहां हम लोग असेंबली में बैठे थे, खड़े थे,
और हमारे जो पास्ट स्टूडेंट थे वो आए और उन्होंने कहा कि मैं फ़लाने क्लास में पढ़ता था और अब मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हमारे प्रिंसिपल ने मेडिकल प्रोफेशन को बहुत विस्तार से बताया। हमको लगता है कि हम लोग क्लास 1 या 2 में रहे होंगे और वो दैट वाज द पॉइंट जो मुझे हिट किया कि भाई मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है। और जब जब हम लोग बीमार पड़ते थे तो हमारे पिताजी हम लोगों को डॉक्टर के पास ले जाते थे और कई बार हम लोग उनके डॉक्टर साहब के घर पे भी जाते थे। तो इट वाज लाइक कि हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति के पास आ रहे हैं और घर में काफ़ी चर्चा होती थी। बहुत छोटा छोटा बच्चा के दिमाग में जो चलता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो हमारी सिस्टर भी एमबीबीएस एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने का कोशिश की और वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हुई। तो दैट वाज अ चैलेंज, वो एक चैलेंज चुनौती लगा कि भाई दीदी का नहीं हुआ तो मुझे हर हालत में ये मेडिकल प्रोफेशन में कम्पीट करना है। उस समय मेडिकल सीट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड होती थी और भगवान की दया से माताजी पिताजी के आशीर्वाद से मैं शुरू से ही एक मतलब मननशील प्रयत्नशील और मतलब पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी रहा। तो मुझे लगा कि ये चैलेंज मुझे लेना चाहिए और मैं एमबीबीएस करूँगा और न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि समाज का सेवा भी करूँगा और परिवार का मान सम्मान बढ़ाऊँगा। तो एक बाल मन से ये उभरा हुआ एक इच्छा थी जो कि हमने अपने प्रयत्न से उसको अचीव किया। मैंने मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम पास किया, अच्छे नंबरों से एंट्रेंस पास की और पीएमसीएच में मेरा एडमिशन हुआ। और उसके बाद कभी ये नहीं लगा कि मुझे प्रैक्टिस करना है। जब जब हम लोग एमबीबीएस पढ़ते रहे तो एमबीबीएस में जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा देते हैं वो आपके टीचर्स आपको प्रेरणा देते हैं। जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनको आप कॉपी करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो मेडिकल टीचर्स जो हम लोगों को बहुत प्रेरणा देते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो मेडिकल टीचर्स के जैसा हम लोग बहुत बनना चाहते थे। और मेरा प्रोफेशन जो है वो मेडिकल टीचिंग का अभी तक रहा। हमको मेडिकल टीचिंग अभी भी बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों को मेडिकल साइंस पढ़ाने में बहुत मुझे आनंद आता है। लेकिन कालक्रम में जीवन अपने इच्छा से कभी कभी नहीं चलता, तो मैं प्रैक्टिस में उतरा और प्रैक्टिस में भी मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मान दिया, सम्मान दिया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं, परंतु मैंने बहुत तन मन और बहुत ही प्रेरणा, बहुत ही सद्विचारों से हमने अपनी प्रैक्टिस की। तो मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर एक बहुत ही अनूठा शहर है जहाँ आपको लोग बहुत बहुत साफ दिल के लोग हैं, तुरंत मान सम्मान देते हैं। और मैं सभी मतलब हमसे जो जुड़े जितने भी लोग हैं, हम आज उनका सबों का धन्यवाद देते हैं कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने जीवन की यात्रा को आप लोगों के सामने रख पा रहा हूँ। आप अपनी जीवन की यात्रा की बातें कह रहे हैं और जैसा आपने कहा कि आपको ये नहीं पता है, ये आपका बड़प्पन है कि आपको ये नहीं पता कि लोग आपसे कितना ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। हमने तो यहाँ भी जब पत्रकारिता के दौरान जब हम लोगों से पूछते हैं कि शहर के चिकित्सकों के बारे में, तो उनका ये मानना है कि कोई भी समस्या है आप एक बार डॉक्टर ए.के. दास के क्लिनिक पहुंच जाइए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और उसमें आपकी वाइफ डॉक्टर ज्योति, उनका भी नाम काफ़ी आता है क्योंकि हमने उनको देखा है, कई बार इंटरव्यू के सिलसिले में उनसे मुखातिब होते रहे हैं और हमने उनको देखा है कि वो गांव की महिलाओं से गांव की महिलाओं की भाषा में बात करती हैं, जो कि उनको बहुत ही कंफर्ट करता है क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनको बात समझ में नहीं आएगी। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ चिकित्सा सेवा में जुड़े हैं और जो आपके अंदर काबिलियत है, जो आपकी पहुंच है, आप चाहते तो बाहर शहर में भी रह सकते। डॉक्टर ज्योति मैम तो कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। क्या आपका मन नहीं हुआ कि बाहर सेटल हो जाए? वो आपकी पार्टी का मुद्दा भी है, पलायन रोक। हम समझते हैं कि मेरे जीवन में अभी तक के दो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमने जीवन में लिया। अब मैं पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी था। एमबीबीएस में भी मैंने फर्स्ट एमबीबीएस और सेकेंड एमबीबीएस में यूनिवर्सिटी टॉप किया, मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो पढ़ने लिखने में हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स हमारी बहुत बड़ाई करते रहे और सब कहते कि तुम्हारा जीवन जो है वो अलग लेवल का है, बहुत तेज हो तुम, बहुत आगे जाओगे। और हमारे समय में डीएम की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी और हमारे प्रोफेसर्स कहते थे कि डीएम की पढ़ाई करो। पर मुझे लगता था कि हम लोग अगर बिहार की परिदृश्य में देखेंगे, आप पीएमसीएच में जब आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे गरीब बिहार के लोग वहाँ जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो मुझे लगता था और आज भी लगता है कि अगर मेडिकल साइंस को ठीक से एनालाइज किया जाए
तो हमें सुपर स्पेशलिटी से ज़्यादा ज़रूरत स्पेशलिस्ट्स और उनके नंबर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि बीमारी को सही रूप से डायग्नोस करें और अपने स्तर पर उसको कम से कम पैसों में इलाज करके उसका निदान करें। सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत तब पड़ेगी जब स्पेशलिस्ट जो हैं वो जब वो उसको करने में अक्षम होंगे या उनके क्षेत्र से बाहर का चीज़ होगा। तो इसी स्टेज पे मैंने अपने प्रोफेसर को कहा कि सर, मेरी पढ़ाई मुझे लगता है कि अब समाप्त हो जानी चाहिए और मुझे घर जाना चाहिए, मुझे अपने मुजफ्फरपुर में जाके रहना चाहिए। और इस क्रम में मैंने अपने पत्नी से भी पूछा कि अब हम लोग को कहाँ क्या करना चाहिए, दिल्ली चलें, बम्बई चलें कि इंग्लैंड चलें। मेरा मन था कि मैं इंग्लैंड में जाके MRCP करूं, तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुजफ्फरपुर चलिए, हम लोग वहीं रहेंगे। और ये मेरे जीवन का सबसे प्रमुख निर्णय था, जहां मैं मुजफ्फरपुर अपनी पत्नी के सहयोग से मुजफ्फरपुर की ओर घूमा। और घूमने की वजह मेरी माताजी थी। उसी समय में मेरी माताजी का चेस्ट पेन शुरू हुआ और मैं मैक्स हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए काम कर रहा था। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे माता पिताजी, हम लोग बहुत साधारण परिवार के लोग हैं, मुझे ये महसूस हुआ कि अगर माताजी पिताजी ने पेट काट कर मुझे पढ़ाया है, तो मुझे कम से कम, अब जब बेटा डॉक्टर है तो कम से कम, मतलब बुढ़ापा के समय में अगर डॉक्टर बेटा साथ में रहेगा तो इससे बड़ी अच्छी बात नहीं होगी। और इस निर्णय में हमने कहा कि हमारी पत्नी ने मुझे बहुत हिम्मत दिया, बोला कि वापस चलिए, हम लोग मुजफ्फरपुर में रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट 20 साल इस घटना के हो गए और मैंने माताजी का और पिताजी का बहुत सेवा किया। माताजी का दुर्भाग्य से पिछले वर्ष कैंसर से दिसंबर महीने में डेथ हुआ। और जब चुनाव की बात आई, ये जो राजनीति की बात आई, तो फिर हमने अपने पत्नी से पूछा कि क्या हम लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान अगर आपको इस लायक समझ रहा है कि आपको राजनीति में आकर ज़्यादा लोगों की सेवा करने का मौका मिले और ये चुनौती अगर आपको मिलता है, तो इसे स्वीकार करिए। तो हमारी पत्नी हमारी शक्ति है, संबल है, और हर निर्णय में जब मैं उसका साथ पाता हूँ तो मेरा हिम्मत दोगुना बढ़ जाता है। ये तो बात हुई, और एक तरह से अब आप जिस पार्टी जनसुराज के साथ जुड़े हैं उसका भी ये लाइन है कि बिहार से पलायन रोकना है और बिहार को बदलना है। जिस तरह से लोग बाहर जाके सेटल होने की बात करते हैं, वैसे लोग बिहार आके सेटल होने की बात करें। तो अब इस पार्टी के साथ जुड़ करके आपको क्या लगता है, क्या बदलाव? देखिए, राजनीति कोई पद या धन या कोई शक्ति पाने का स्रोत नहीं है। राजनीति किसी भी क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने का एक प्रेरणा होता है। उसको करने के क्रम में आपको कई बार तंत्र का सहारा लेना पड़ता है, जिसको सरकार कहते हैं। और राजनीतिक पार्टियां जो है उसी तंत्र का, जो भी विचारधारा है, हर कोई अपनी विचारधारा से राजनीति में आता है, जो भी विचारधारा है उस विचारधारा को आगे करने के लिए सरकार बनाना चाहता है। जनसुराज पार्टी हम समझते हैं कि एक ऐसी पार्टी है जो एक मुहिम, एक अभियान से जुड़ा हुआ पार्टी है, जो अभियान बिहार के मुद्दों की बात करता है। और ये मुद्दे हमसे तुरंत कनेक्ट करते हैं, हमारे जैसे लोगों से तुरंत कनेक्ट करते हैं जो बिहार की मिट्टी के बारे में चिंता करता हो। मैडम, मैंने आपको बताया कि मैं बिहार का जन्मा हुआ बच्चा हूँ, इस धरती से निकला हुआ बच्चा है। अगर मैं इस धरती की तकलीफ़ों को नहीं समझूंगा तो कोई बम्बई या दिल्ली में बैठा हुआ इंसान तो कभी समझ ही नहीं पाएगा क्या चीज़ छठ है। वो शारदा सिन्हा का जो गीत है वो कैसे हमारे हृदय को छूता है, ये शायद कोई नहीं बता पाएगा बिहारी के अलावे। वो ठेकुआ का खुशबू, पिरकुआ जो बनता है उसकी जो खुशबू है, घी में जब छनता है तो उसका जो खुशबू है, वो जो हम लोग लीची का जो स्वाद है, वो स्वाद में जो मिट्टी का मिठास है ना, वो कोई दूसरा व्यक्ति समझ ही नहीं सकता जो बिहार में नहीं जन्मा है। तो ये चीज़ हमें अपील करती है। हमारी जो पहली नौकरी हुई वो SKMCH में ART सेंटर में हुई, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर 2006 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। और उस क्रम में मैंने समझा कि पलायन कितना बड़ा मुद्दा है। हम रोज़ HIV AIDS से पीड़ित लोगों से मिलते थे और ज़्यादातर 90% लोग जो है वो बिहार के मजदूर थे जो बाहर काम कर रहे होते हैं। और वो जब आते हैं तो सिर्फ खुद नहीं आते हैं बल्कि अपने पत्नी, अपने बच्चों, सबको इन्फेक्ट करते हुए हमारे सेंटर्स पे पहुंचते थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि भाई ये हो क्या रहा है, हमारा समाज किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। और शायद ये गरीबी है जो उनको बाहर ले जाने के लिए मजबूर है। तो ये गरीबी हमारे क्षेत्र में अमीरी में कैसे कन्वर्ट होगी, कैसे हम यहाँ रोज़गार प्रस्तुत करेंगे। और पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिस करता रहा, 50 साल से इस धरती पर हूँ। मुझे आज तक ऐसा कोई विकास के रूप में
कुछ चीज़ दिखा नहीं कि मुझे लगे कि मैं बिहारी अस्मिता को के ऊपर मैं बाहर जाकर उस पर गर्व कर सकूं। बिहारी कई बार दंश जैसा, सर्पदंश जैसा होता है। हम लोग जब बाहर जाते हैं, घूमते हैं, गाली जैसा लगता है। तो मुझे लगता है कि हमारी अस्मिता को बचाने के लिए, हमारे सम्मान को रखने के लिए शायद कोई ऐसा इंडिविजुअल या कोई विचारधारा नहीं है जो बिहार की मिट्टी की बात करता हो। और जब हमने प्रशांत जी को सुना सोशल मीडिया पे, जब उनका हमने आइडियाज़ को समझा, तो मुझे वो तुरंत कनेक्ट करता है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर रहा है। तो और जब राजनीतिक उनकी मुहिम शुरू हुई, उनके लोग हमसे कनेक्ट किए, तो मुझे लगा कि इस विचारधारा से अगर प्रशांत जी गांव-गांव घूम रहे हैं, 5000 किलोमीटर गए, मैं उनके कैंपों में भी गया वस्तु स्थिति समझने के लिए, उस व्यक्ति को समझने के लिए, तो मुझे लगा कि ये डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट लेवल का ये व्यक्ति है। तो मुझे लगा कि इस अभियान से जुड़ना चाहिए। इस व्यक्ति को हमारा अगर 1 इंच भी मदद मिलता है, 1 मुट्ठी मिट्टी भी लगती है मेरे तरफ से, तो मुझे लगता है कि इसमें मदद करनी चाहिए। मैं आपके कुछ इंटरव्यूज़ फॉलो कर रही थी जिसमें आपने हमारे शहर की जो समस्या है, जो मूल समस्या है, विशेष रूप से जाम और शहर के रोड के एक्सपेंशन को लेकर के, इन दोनों मुद्दों को आपने उठाया और कहा कि यहाँ पे बहुत मार्केट पोटेंशियल है जिसको कि वर्ल्ड लेवल पे या नेशनल लेवल पे जाना चाहिए। आप अगर आ जाते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं, आपको पद मिल जाता है, तो फिर आप क्या बदलाव करें? मुजफ्फरपुर एक समय में यहाँ एक औद्योगिक राजधानी कहते थे इसको सांस्कृतिक राजधानी कहते थे। हमारा जो कपड़ा मंडी है, जो कपड़ा व्यवसाय का मंडी है, वो इस पूरे बिहार का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कई बार पटना से भी लोग और उस पार से भी लोग यहाँ से कपड़ा का व्यवसाय करने के लिए आते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस व्यवसाय को जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो दे नहीं पाए और काफ़ी सारे जो व्यवसायी लोग हैं यहाँ से बाहर चले गए। मुद्दे अलग अलग कारणों से गए होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग चले गए। हमारा जो लहठी उद्योग है वो बिल्कुल अपना है। ये लहठी आपको, जब आप हैदराबाद जाएंगे तो वो कांच की लहटियाँ मिलेंगी, ये लाह की लहठी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो लाह की लहठी जो है मुजफ्फरपुर में ही मिलती है और इसका जो मतलब इसकी जो सुंदरता है वो महिलाओं के ऊपर आप देखिए, उसके लिए कितनी उसकी डिमांड है। लाह की लहटियाँ के लिए हमें डॉक्टर्स जो हैं अलग अलग जगह से फ़ोन करते हैं कि मुझे ये लाह की लहठी जो मुजफ्फरपुर की लहठी मंगवा दीजिए। तो लाह की लहठी जो है हमारा एक यूएसपी है, हमारी एक पहचान है, जिसको एक उद्योग के रूप में अब इस्टेब्लिश करना चाहिए, इसको बड़ा आकाश देना चाहिए। हमारा लीची जो है, लीची अनुसंधान केंद्र यहाँ खुला। लीची की संख्या जो है वो कालांतर में थोड़ी कम हो गई है, लेकिन लीची, यहाँ का जो लीची है वो पूरे भारत में सबसे अच्छी लीची होती है। इस लीची को उद्योग के रूप में हम लोग शायद अभी तक डेवलप नहीं किया। पिछले 2-3 महीने पहले की बात है, मैं उड़ीसा में गया और मुझे बोला गया कि मैं आपको एक अनूठा चीज़ खिलाता हूँ, और वो लीची आइसक्रीम था। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि लीची आइसक्रीम जो है उड़ीसा में मिलता है, मुजफ्फरपुर में लीची आइसक्रीम तो हमने कभी खाया नहीं। लीची जूस मिलता है, लेकिन लीची, मेरे कहने का मतलब ये है कि लीची को उद्योग के रूप में कभी डेवलप नहीं किया। हमारे यहाँ लिज्जत पापड़ नाम का एक कुटीर उद्योग है जो महिलाएं चलाती हैं, प्रमुखता से महिलाएं चलाती हैं। तो उसके जैसा उद्योग हमारे यहाँ आज महिलाएं बहुत स्वादिष्ट अचार बनाती हैं, बहुत पापड़ तिलौरी जो है हमारे यहाँ बनता है, लिट्टी जो है हमारे यहाँ बहुत फेमस है। हम लोग कहीं ना कहीं इसको उद्योग के रूप में या कुटीर उद्योग के रूप में भी विकसित करने में कहीं नाकाम रहे हैं, पीछे रहे हैं। तो एक तो है कि अगर हम लोग इनको उद्योग के रूप में अगर डेवलप करेंगे तो हमारी महिलाओं को शक्ति मिलेगी, हमारे पुरुषों को इसमें रोजगार मिलेगा। बाज़ार जो है पूरा भारत बाज़ार है। इडली डोसा जो है वो पूरे दुनिया में मिलता है, समोसा जो है वो पूरी दुनिया में मिलता है। हम लोग अपने भोजन को, अपने चीज़ों को अगर हम पूरा वैश्विक बाजार देंगे तो शायद हमारा उद्योग का भी एक विकास होगा। हमारे यहाँ एक IDPL नाम की एक इंडस्ट्री हुआ करती थी जो दवा बनाती थी, और वो अपने आप से समाप्त हो गई। हमारा जो ये मुजफ्फरपुर से दरभंगा और दरभंगा से जब सहरसा जाएंगे तो पूरा क्षेत्र जो बिल्कुल ही नेसेंट है। आप इधर सीतामढ़ी के जाएंगे तो नेसेंट में तो खाली जगह है बहुत सारा, आप उस पर इंडस्ट्री बिठा सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री को आप इनवाइट करके आप यहाँ पे उद्योग लगा सकते हैं। सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री आज के तारीख में टॉप 10 में एरिस्टो और एल्केम इंडस्ट्री है। हम लोग उनको क्यों नहीं रोप इन कर सकते हैं? हमारी इंडस्ट्री, और वो सब बिहार के लोग हैं।
तो अगर हम उनको यहाँ पर बुलाते हैं और उनको वैसी व्यवस्था करके देते हैं कि उनको उद्योग करने में परेशानी नहीं होगी, तो वो उद्योग करेंगे, रोजगार तो हमारे लोगों को मिलेगा ना। अब आप जब मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर कहीं ना कहीं कराह रहा है, क्योंकि हमारी संख्या जो है दिन पर दिन बढ़ रही है, पर मुजफ्फरपुर सिटी जो है जैसा था वैसा ही है। आपने रोडों को बना दिया, लेकिन जो जनसंख्या के अनुपात में जो रोड को बनना चाहिए वो उस अनुपात में नहीं बना। शहर सिकुड़ा हुआ है, जनता इसमें भरी पड़ी है, 15 लाख का पॉपुलेशन है और 8 से 9 किलोमीटर का आपका एक तरफ की डिस्टेंस है। तो आप इस शहर को जब तक एक्सपैंड नहीं करेंगे तो आपको बेसिक छोटी छोटी चीज़ों की समस्या होंगी, जैसे कि रोड की समस्या होगी, नाली की समस्या होगी, आबो हवा की, आपके आसपास में घर में आबो हवा की तकलीफ होगी, और इन्हीं से बीमारी भी तो पैदा होता है। तो इस शहर को स्मार्ट सिटी नाम की कोई प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं थी, इस शहर को न्यू टाउन मुजफ्फरपुर की ज़रूरत थी। मुझे अब 2 मिनट देंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप ये जो न्यू टाउन मुजफ्फरपुर का कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आप पूरी व्यवस्था अर्बनाइजेशन का जो भी पॉलिसी है, जो कोई भी टाउन को बसाने में टाउन प्लानिंग के हिसाब से जो टाउन बसती है तो वो सुंदर भी होता है, पैसे भी कम खर्च होते हैं, लोगों को आनंद भी आता है और आप विकास के रास्ते पे आगे भी बढ़ते हैं। अब आप चिन्हित कर लें जगह जो मुजफ्फरपुर के आसपास में है, उसको आप सरकार एक्वायर कर ले। जो गरीब लोग हैं उसमें गरीब लोगों की बस्ती आप बना कर दें। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको LIG टाइप के क्वार्टर्स बना के दें। जो मिडिल इनकम क्लास के क्वार्टर्स हैं उनको MIG क्वार्टर्स बना के दें। जो पैसे वाले हैं, जिनको अधिक पैसा है, उनको आप HIG या बंगलौज बना कर दें। जो आपकी इंडस्ट्री है उसका एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बना कर दें। स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी एक सेगमेंट बना कर दें। जो ट्रेड एंड कॉमर्स की जगह है वहाँ पे आप बाज़ार उनको बना कर दें। आप एंटरटेनमेंट की जगह बना कर दें। आप बच्चों के पार्क बना कर दें। आप सिटी को एक्सपैंड करें ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो। आप जहां बैठे हैं वो उसको जूरन छपरा कहते हैं। और आप इसकी ट्रैफिक व्यवस्था को देखेंगे तो ये जो DM साहब की जो आवास है उसके पास से एक रोड घूमती है जो आपको इमली चट्टी होते हुए आपको महेश बाबू चौक होते हुए आपको जूरन छपरा में प्रवेश करना है। और ये मात्र 200-300 मीटर की डिस्टेंस है। अब कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए मिठनपुरा से आता है और उसको हार्ट अटैक हुआ है और उसको मान लीजिए प्रशांत अस्पताल जाना है, या आपके बगल में सीट लकवा हुआ और CT स्कैन उसको कराना है जूरन छपरा 1 नंबर रोड में, तो उसको पूरा कम से कम 1 से सवा घंटा लगेगा इस गली तक पहुंचने में, और उस 1-1.5 घंटे में उसकी जान भी जा सकती है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि कई लोगों का जान भी इस जाम की समस्या में जाता है। तो एक मेडिकल हब जैसा जूरन छपरा जगह है, और वहाँ भी हम ट्रैफिक व्यवस्था को इतना एक्सेसिबल नहीं बना पाते हैं कि अस्पताल जैसी जगहों पर लोगों को तुरंत पहुँच सके। और ये मैं सरकार को दोष नहीं देता, व्यवस्था को दोष नहीं देता, ये जो शहर है ना, शहर को अब एक्सपैंड करने की ज़रूरत है और तुरंत एक्सपैंड करने की ज़रूरत है आपके पास। और ये मॉडल जो है, ये मैं कोई नया मॉडल नहीं बता रहा हूँ। इस मॉडल पे आपकी न्यू टाउन कोलकाता डेवलप हुई, इस मॉडल पे न्यू टाउन हैदराबाद डेवलप हुई, इस न्यू टाउन पे बेंगलोर डेवलप हुई। तो मैं वही कहता हूँ, जहाँ अन्य राज्य और अन्य क्षेत्र बुलेट ट्रेन की रफ्तार से प्रोग्रेस कर रही थी, बिहार जो है वो बैलगाड़ी के रफ्तार पर प्रोग्रेस कर रहा है। आज भी हमारा मुद्दा जो है शहर में रोड और नाला है जो 25 वर्ष पुराना है। तो हमें अपनी गाड़ी को, अपने विकास की गाड़ी को थोड़ा तेज़ी से डेवलप करना चाहिए। आपके पास नदी है, आपके पास बुरी गंडक नदी है, आप उस पर रिवर फ्रंट बनाएं, आप उसके ऊपर मल्टीपल पुल बनाएं, सो दैट कि इस पार और उस पार के लोगों के बीच में कनेक्टिविटी हो जाए। ध्यान रहे कि आपके पास एक मेडिकल कॉलेज है जो एक पुल मात्र से कनेक्टेड है, तो वो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग है, वहाँ पे कैंसर का अस्पताल है। शहर के लोग उन सब चीज़ों से मरहूम हैं क्योंकि वो जाम में जाना नहीं चाहते। आपकी जो पूरी टाउन प्लानिंग सुन करके तो एक बहुत ही आशावादी हो गए, और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे उनके मन में भी एक आशा जगी होगी। लेकिन आपकी हर एक बात के पीछे जो एक चिकित्सक है उसका कंसर्न था ही। तो जब आप राजनीति में फुल्ली एक्टिव हो जाएंगे तो आपके जो पेशेंट्स हैं जिनको आपकी सेवा चाहिए, कैसे बैलेंस कर पाएंगे? पेशेंट्स, डॉक्टर तो कभी मरता ही नहीं, डॉक्टर हमेशा डॉक्टर ही रहता है, वो अंतिम सांस तक डॉक्टर रहता है। और पेशेंट और राजनीति के बीच में आज भी मैं अपनी
चीज़ों को व्यवस्थित करके रखता हूँ। आज भी मेरा कुछ समय फिक्स्ड है अपने पेशेंट्स के लिए। वो पेशेंट्स जिनके बदौलत मैं आज यहाँ बैठा हूँ, उनको मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता। उनको सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं, उनका सांस जो है मेरे से जुड़ा रहता है और मैं उनसे कनेक्टेड रहता हूँ। देखिए, समय जो है बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। आज टेलीमेडिसिन को एक लीगल तरीका दिया गया है इलाज करने का पद्धति दिया हुआ है। टेलीमेडिसिन तो एक छोटा सा यंत्र है, छोटी सी व्यवस्था है जिससे आप हमेशा अपने मरीजों से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन आप क्लिनिक पर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी डॉक्टरी कभी ख़त्म नहीं होगी। राजनीति में मैं चाहे जो करूं, लेकिन डॉक्टरी कभी ख़त्म नहीं होगी। आज भी मेरा टाइम जो है वो अपने मरीजों के लिए फिक्स होता है। मैं उस टाइम पर मरीजों के लिए उपलब्ध रहता हूँ। अगर विधानसभा में मुझे जनता भेजती है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरा वक्त डॉक्टरी आप सबों के लिए उपलब्ध रहेगा, बल्कि ज़्यादा विस्तार पूर्वक रहेगा। उसकी भी प्लानिंग मेरे दिमाग में है, वक्त आने पे वो भी मैं बताऊंगा। जाते जाते एक सवाल आपसे रहेगा कि अभी पूरी हमारे शहर में पूरी चर्चा है कि जनसुराज की तरफ से आपको ही टिकट मिलने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टी का डिसीजन मतलब चुनाव आते आते बदलता है, तो फिर आपकी राजनीतिक भागीदारी किस तरह की? देखिए, मैंने आपको ये बताया कि राजनीति कोई पद, धन या प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं होती, वो विचारधारा की लड़ाई होती है। अपने क्षेत्र को नई दिशा और दशा बदलने के लिए ये लड़ाई होती है। लड़ाई तो मैं नहीं कहूँगा, एक तरह से विचार होता है। जनसुराज एक वो माध्यम है जिसको मैं दिल से मैंने आत्मसात किया है कि जनसुराज बिहार और बिहार के मुद्दों की बात करती है। यहाँ की बेरोजगारी की, यहाँ की अशिक्षा की, यहाँ की शिक्षा में असमानता की बात करते हैं, यहाँ के पलायन के मुद्दे पे बात करते हैं, यहाँ की बुजुर्गों, यहाँ की महिलाओं की बात करते हैं। ये मुद्दे हमारे दिल से जुड़े हैं, इसलिए मैं इस पार्टी से, इस परिवार से जुड़ा हूँ। जहाँ तक रहा इलेक्शन लड़ने का, तो ये पूरी तरह से पार्टी का निर्णय होगा कि पार्टी को जिस भी कैंडिडेट को लड़ाना है, पार्टी स्वतंत्र है। हम लोग प्रशांत जी की टीम से, जनसुराज पार्टी से पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो भी वो निर्णय लेगी, वो निर्णय सबों को स्वीकार होगा, मुझे भी स्वीकार होगा। पार्टी अगर मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए सेनापति बनाती है तो मैं सेनापति के जैसा लड़ाई लड़ूंगा। अगर पार्टी मुझे कहती है कि आप चुनाव नहीं लड़ें, तो मैं एक सिपाही के जैसा उसके लिए उन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ता रहूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पूरी जो आपकी प्लानिंग है शहर को लेकर के, ये बहुत ही ज़्यादा आशावादी बनाती है पूरी जनता को। और आगामी चुनाव में जो है वो इन मुद्दों पर शायद ही कोई पार्टी है जो बात कर रही है। तो पूरी शुभकामनाओं के साथ अब इस साक्षात्कार को यहीं पर देते हैं विराम। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, और फर्स्ट लुक बिहार और तमाम मुजफ्फरपुर की जनता का धन्यवाद। इसी के साथ इस साक्षात्कार को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।